राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 2 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर वाल्मीकि सभागार में समाप्त हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इस शिविर में अपने 12 सूत्री उद्देश्य को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रकट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1976 से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। 2026 परिसीमन आंदोलन की चेतावनी दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1971 तक देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही थी। संविधान के अनुसार सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर इस नैतिक सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। इससे बिहार समेत पिछड़े राज्यों के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि अब इस अन्याय को और नहीं सहेंगे। 2026 में परिसीमन की लड़ाई के लिए जनता के बीच व्यापक अभियान चलाया जाएगा। हमने इस मुहिम को नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार आंदोलन। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश की भी अवहेलना की। ऐसे लोगों ने विपक्ष को औजार थमा दिया है। विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कुशवाहा ने कहा कि जनता का मन एनडीए के समर्थन में बन चुका है। इस बार विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी के पास पार्टी और समाज के एक वर्ग का समर्थन जरूर है, लेकिन व्यापक नेतृत्व क्षमता नहीं है। जातीय जनगणना पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह बिहार के भविष्य के लिए बेहद आवश्यक थी। खुशी की बात है कि इस पर सभी दलों ने समर्थन दिया है। आतंकी हमले पर बोले सरकार हर धर्म के लिए काम कर रही है। पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुस्लिम राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार सभी धर्मों के लोगों के लिए काम कर रही है। मजहबी राजनीति को हवा देने की जरूरत नहीं है। वही पवन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा। काराकाट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह चुनाव लड़ेंगी। वह हमसे भी मिली थी, विपक्षी नेताओं से भी मिल रही है। यह पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। गया के बोध गया बौद्ध मंदिर अधिनियम पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1953 से लागू अधिनियम के तहत 9 सदस्यीय प्रतिबंधन समिति बनती है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू धर्मावलंबी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। अब देश विदेश के बौद्ध समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारी मांग है कि बोध गया मंदिर का प्रबंधन केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के हाथ में दिया जाए। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आजादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी है संख्या बढ़ाने के मामले। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है।
जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में, और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन 76 में उस एक्ट में संशोधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। 76 में 25 साल के लिए उस काम को रोका गया था, फिर बाद में फिर 25 साल उस अवधि को बढ़ाने का काम हुआ। अब 2026 में वह अवधि समाप्त हो रही है। उस वक्त फिर से परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन साउथ के कुछ राज्य जिनका हित है संख्या नहीं बढ़ने में, वैसे लोग फिर से दबाव भारत सरकार पर बनाए हुए हैं कि उस अवधि को फिर आगे बढ़ा दी जाए और संख्या न बढ़े। तो यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है। हम अब इस अन्याय को बिहार में नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में 2026 में जो प्रस्तावित है परिसीमन का समय, 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। और इस बात का हमने फैसला किया है कि जनता के समर्थन से इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत अभी 2 जगह तारीख तय हुई है। एक तो 25 मई को शाहाबाद के इलाका में, और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है। उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है, और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को, और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। इस बात के लिए हमने निर्णय लिया है पार्टी के इस कार्यक्रम। और भी कई निर्णय हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इस निर्णय को हमने लिया है। और गठबंधन में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं, और बिहार के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म करके बिहार का हिस्सा हट। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका खासकर, जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया। और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी।
गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने, और फिर उनके साथ भी हो लिए। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाए। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा, और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है। हम यही मानते हैं। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं क्या? सीटों पर दावा जो कुछ भी हम करेंगे, उसको जहां जिस टेबल पर बोलना होगा, जिस मोर्चा पर, वहां बात रखेंगे। यह जगह उपयुक्त नहीं। नहीं, उसमें कम होने और आगे होने की बात नहीं है। जो भी तय होगा हम बताएंगे। अभी उस पर बात करना बाकी है। जब तक बात नहीं होगी तब तक सच बताएं। माननीय प्रज्ञा सिंह मान रहे हैं सर, उससे कम ज्यादा मांझी जी कुछ, देखिए मांझी जी से तो आप लोगों के मित्र साथी मीडिया के लोग हैं, कुछ कहकर उनसे कुछ कहवा लेते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट मांझी चिराग बोले सर 40 से कम नहीं मानेंगे। अब देखिए दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं उनका विषय है, हमारा विषय है, हम उसके बारे में बोले। देखिए कोऑर्डिनेशन एनडीए में हो, इस बात का आग्रह सबसे शुरुआत में हमने ही किया था, और उसके आधार पे कोऑर्डिनेशन अभी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार के सभी जिलों में एनडीए का सम्मेलन हुआ, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर किया। कोऑर्डिनेशन ठीक से आगे भी चले, इस बात की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, हमारे तरफ से का क्या मामला है? मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से होगा, और उसके लिए पहले से मालूम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी मुख्यमंत्री। देखिए विपक्ष का चेहरा, एक तो है कि विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है, इस बार चेहरा कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार उनकी। लेकिन विपक्ष में भी स्वार्थ के आधार पे मिले हुए लोग हैं, उनका गठबंधन। जहां स्वार्थ के आधार पर होगा तो इसी तरह से चलेगा जैसे चल रहा है। और वाकई मुख्यमंत्री पद की योग्यता, क्षमता, दक्षता, या लोगों के बीच जाकर मौका मिले तो काम करे, इसके लिए जनता का भरोसा, उस रूप में तेजस्वी जी का नाम नहीं आता। पार्टी है, बिहार के मतदाताओं के बीच एक खास वर्ग में समर्थन है, इसलिए उनकी पार्टी है, ताकत भी थोड़ी है, अब इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिस रूप में होना चाहिए नहीं उनका चेहरा है, इसलिए तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, गठबंधन में दूसरे दल के लोग अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। उसका मूल कारण सर इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, इसके अलावा 400 कम से कम 400। अब
आधा दर्जन सीटों की संख्या वही घटी, तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़े हुआ, प्रधानमंत्री जी की बातों की अवहेलना कुछ लोगों ने की तो नुकसान पूरे एनडीए का हुआ। अभी विधानसभा में भी कुछ ऐसा अगर होता है तो नुकसान पूरे एनडीए का होगा। क्या उस समय कोई एक्शन आपका लिया जाएगा? पहले से अगर आभास हुआ कि हमको फिर से ऐसा किया जाएगा तो कोई एक्शन ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि खामखा बैठे बैठाए विपक्ष की झोली में हम डाल दें। ऐसा हुआ मतलब विपक्ष की झोली में डाल देना। जनता चाहती है कि सरकार एनडीए की बने और एनडीए के ही कुछ लोग ऐसा करके विपक्ष को मौका दे देंगे, आपस में फूट होगा, विपक्ष को लाभ मिलेगा। तो विपक्ष जिसको जनता नहीं चाहती है उसको सरकार में एनडीए के लोग ही ला दें, ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं? आपका स्टैंड जानना चाहते हैं कि उसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा? हाँ, अपने बता पार्टी रहे हैं, के खिलाफ हमने बताया ना। सर अभी पहलगाम जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज रही है, उसके कुछ अंदर को दिख जाता है कि धर्म पोछा जाती है। इस पे हिंदू मुस्लिम का सेगमेंट सर इतना भरा जा रहा है, हर पर्व त्योहार में हो रहा है, इस पे आप बीजेपी के साथ हैं? तो देखिए, हम समाज में सद्भाव रहे, समाज में अच्छा वातावरण रहे, सब लोग मिलकर रहे, ऐसी स्थिति में ही समाज का विकास, राज्य या देश का विकास संभव है। हम तो इस मान्यता के हैं। और जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। बाकी जो लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी या भारत की सरकार जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ काम करना है, कोई योजना आई है तो सिर्फ हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए काम हो रहा है। तो मैसेज सरकार की ओर से जो काम हो रहा है उसका यही है कि मिलजुल कर चलना। ना तो ऐसा क्या क्या आपकी कौन सी पत्नी जो चुनाव लड़ने वाली लगता है कि अपनी टीम उम्मीदवार होगा? देखिए, हमको ऐसा नहीं लगता, वो हमारे यहाँ भी आई और पार्टी में भी गई, और मेरी जानकारी यदि सही है तो विपक्ष की पार्टियों जो नेता है उनके यहाँ नहीं जा रही। तो उनकी व्यक्तिगत जो इच्छा हो, स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए, एक अलग विषय है, लेकिन ये में ऐसा अभी तक तो मुझको नहीं। सर बौद्ध मंदिर पे सर आपने अपने संसद में भी कहा था अभी भी धरना जारी है क्या? का जहाँ बहुमत, जो वहाँ मैनेजमेंट की कमेटी है, उस कमेटी में बौद्धिस्टों का बहुमत नहीं, और इसके लिए एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट बिहार में। उस एक्ट में ही प्रोविजन है कि जो 9 लोग होंगे उस कमेटी में, उसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्धिस्ट होंगे, और 5वां जो अध्यक्ष होगा वह उस जिला का कलेक्टर, जो भी कलेक्टर जब रहे हुआ होगा। तो कलेक्टर भी अमूमन हिंदू ही होते हैं सामान्य तौर पर, मतलब हिंदू भाइयों का ही वहां बहुमत हो जाता है। बौद्धिस्ट लोग जो दुनिया भर के हैं उनका कहना है कि इसका मैनेजमेंट हमारे हाथ में दे। हमारी पार्टी बौद्धिस्टों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है। अब लाखों टेम्पल सनातन भाइयों का है, हम सनातन भाइयों से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भाई लाखों टेम्पल है तो मैनेजमेंट वहां आप कीजिए ना, कर ही रहे हैं। एक टेम्पल जिसका संबंध न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से, दुनिया भर के लोग वहां आते हैं, तो एक टेम्पल लोग कह रहे हैं बौद्धिस्ट लोग कि हमारे हाथ में नियंत्रण के लिए कमेटी पूरे तौर पे दे दी, तो इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी सनातन भाइयों को सौंप देना चाहिए। एक्ट में इस आशय का परिवर्तन होना चाहिए कि वहाँ बौद्धिस्ट लोगों के हाथ में ही वहाँ का मैनेजमेंट जाए, दूसरे धर्म के लोग न रहे। सर शोले फिल्म का भी हम कुछ बता पाएंगे कि उसमें क्या है, किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खामखा किसी बात को जाने बिना या तो विरोध करने लगते हैं या समर्थन करने लगते हैं। कई इशू हमने देखा है पहले कि लोगों को जानकारी भी नहीं रहती कि इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं या समर्थन ही क्यों कर रहे हैं। बस कुछ नाम देखकर, कुछ विषय देखकर, या कुछ लोग उसके विरोध में खड़ा है तो हम भी विरोध में खड़ा होंगे, कुछ लोग समर्थन में है तो हम भी समर्थन में खड़ा होंगे। हम उस तरह से नहीं हो सकते ना। हम जरा फिल्म को देखेंगे और तब उसके बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है।